नमस्कार। आज हम बात करेंगे स्तन कैंसर की। हाल के सालों में स्तन कैंसर के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट कैंसर के मामले के बढ़ने की बड़ी वजह लाइफस्टाइल को मानते हैं। क्या स्तन कैंसर के मामले में लाइफस्टाइल की वजह से ये बढ़ रहे हैं? आज हम ब्रेस्ट कैंसर को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिर ब्रेस्ट कैंसर के मामले क्यों बढ़ रहे हैं और आखिर ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या हैं, और अगर लक्षण होते हैं, कोई ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हो जाता है तो फिर उसका उपचार क्या है। ब्रेस्ट कैंसर पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मीनू वालिया। डॉक्टर मीनू वालिया मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पटपड़गंज, वैशाली और नोएडा में मेडिकल ऑन्कोलॉजी और हेमेटोलॉजी विभाग की प्रमुख हैं। डॉक्टर मीनू वालिया भारत की पहली DNB मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर मीनू वालिया के पास कैंसर रोगियों के इलाज का तकरीबन 30 साल का अनुभव है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, पहला जो सवाल लोगों के जहन में आता है जब भी हम ब्रेस्ट कैंसर कहें या स्तन कैंसर कहें कि आखिरकार स्तन कैंसर के कारक क्या हैं? स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर के कारण, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही कारण है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज की डेट में कुछ कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, हमें मालूम है कि ये इन्फेक्शन होती है तो उस वजह से ये होता है। पर ब्रेस्ट कैंसर में कोई एक कारण नहीं है, बल्कि बहुत सारे हम कहते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स, कि ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना, स्तन कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। इनमें कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें हम कहते हैं कि वो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, मतलब जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स में है कि अगर आप महिला हैं तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का, स्तन कैंसर होने का चांस ज़्यादा है। पुरुषों में भी होता है, बट यस, महिलाओं में बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स। इसी तरह से अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ता है। इसी तरह से अगर आपके, जैसे हम कहते हैं मेनार्की, मतलब आपकी माहवारी छोटी उम्र में अगर शुरू हो गई है और मेनोपॉज लेट होता है, पीरियड्स का बंद होना लेट होता है, मतलब आपका रिप्रोडक्टिव स्पैन अगर ज़्यादा है, उन महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा है। इसके अलावा इससे बहुत ज्यादा और कारण हैं जिन्हें हम कहते हैं रिस्क फैक्टर्स विच आर मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आजकल हम बहुत सारी महिलाओं को पाते हैं कि वो एजुकेशन के चक्कर में लेट शादियां करती हैं। शादी लेट होती है तो बच्चा लेट होता है। अगर बच्चा लेट होता है, या फिर बहुत सारे आजकल यंग कपल्स हैं वो ये डिसीजन लेते हैं कि हमने बच्चा करना ही नहीं है, और अगर बच्चा होता भी है तो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान नहीं किया जाता। तो ये सारे फैक्टर्स, कि अगर आपकी शादी लेट होती है या आपका पहला बच्चा लेट होता है या और आप स्तनपान नहीं करते हैं, तो आप में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। इसके अलावा अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत सारी महिलाओं का, जैसे पहले घर में इतना हेल्प नहीं होती थी, खुद ही आपको काफी शारीरिक काम करना पड़ता था। आज की डेट में हमारे पास घर में हेल्प में वो होती है, और साथ में बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो कंप्यूटर वर्क करती हैं या प्रोफेशनल्स हैं। तो अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, शारीरिक व्यायाम आप नहीं करते, या फिर आपका मतलब आप ओबीस हैं, आपका वेट ज्यादा है, या फिर आप बहुत सारे वेस्टर्न फास्ट फूड्स इस तरह का खाना खाते हैं, तो ये सारे के सारे पाए जाते हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना को बढ़ाते हैं। स्तन कैंसर की हम बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि लोग शुरुआत में ही जान जाएं कि वो इसकी चपेट में आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्तन कैंसर, एक ज़्यादातर केसेस में 90% से ज़्यादा केसेस में एक गांठ के रूप में प्रस्तुत होता है। तो अगर ब्रेस्ट में, स्तन में आपको कोई भी गांठ महसूस हो रही है, और खासकर अगर अभी रिसेंट वो गांठ बनी और बढ़ती जा रही है, तो आपको ज़रूर किसी ना किसी डॉक्टर को, अपने फैमिली फिजिशियन को, अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, किसी डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। एक तो गांठ एक कॉमन लक्षण है, कॉमन सिम्टम है स्तन कैंसर का। इसके अलावा आप
आपके स्तन में किसी भी तरह का चेंज हो रहा है, जैसे अगर आपका एक साइड के स्तन का साइज ऊपर नीचे हो रहा है, या फिर निपल में चेंजेस हो रहे हैं, निपल रिट्रैक्ट हो रही है, पीछे की तरफ खिंच रही है, या वहाँ पे कोई अल्सर हो रहा है, कोई घाव हो रहा है, या निपल एक साइड के निपल से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, स्पेशली अगर उसमें खून की वो जैसे ब्लडी डिस्चार्ज है, इस तरह के जो डिस्चार्जेस हैं, या फिर स्किन में सूजन आ गई है, लाल रंग का स्किन हो गया है, इस तरह के कोई भी चेंजेस है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखनी चाहिए महिलाओं को कि ज़रूरी नहीं है स्तन कैंसर की गांठ सिर्फ स्तन में हो, कई बार बगल में यानी आर्मपिट में भी गांठ अगर होती है तो उस केस में भी हमें अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो स्तन का जो कुछ पोर्शन है एक्सिलरी टेल कहते हैं, और वहाँ पे भी स्तन कैंसर का फर्स्ट लक्षण पाया जा सकता है। चलिए मैम, ये तो सिम्टम्स की बात हो गई, लक्षण की बात हो गई। अगर कोई महिला या लड़की स्तन कैंसर की चपेट में आ गई तो उसके बाद इलाज की चर्चा होती है, इलाज की बात होती है, तो मैम इसका इलाज क्या है और कितना वक्त इलाज में लगता है? वैसे हम किसी भी कैंसर के इलाज के बारे में बात करें तो 3 मेन मोडालिटीज़ होती है जिससे कैंसर का इलाज होता है। उसी तरह से स्तन कैंसर का भी इलाज 3 मेन मोडालिटीज़ के थ्रू होता है, जिसमें एक होता है आपका सर्जरी, दूसरा होता है सिकाई यानी कि रेडिएशन थेरेपी, और तीसरा होता है सिस्टमिक थेरेपी। सिस्टमिक थेरेपी मतलब दवाइयों से। सो आप सिस्टमिक थेरेपी आज की डेट में बहुत नए किस्म की सिस्टमिक थेरेपीज हैं। इन दवाइयों में कीमोथेरेपी का भी एक बहुत अहम रोल रहता है। इसके अलावा कीमोथेरेपी के अलावा आज की डेट में हम स्तन कैंसर में भी टारगेटेड थेरेपीज या इम्यूनोथेरेपीज, इवन हार्मोनल थेरेपीज, मतलब हार्मोन्स की दवाइयाँ कुछ ऐसी होती है, हार्मोनल थेरेपी वगैरह भी होती है, जिससे स्तन कैंसर का इलाज किया जाता है। महिलाओं को एक सर्टेन पीरियड में इसका टेस्ट भी करवाना चाहिए, और उन्हें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए ताकि इस चीज़ से, इस पर्टिकुलर डिजीज से वो बच सके? अगर हम कहें तो स्तन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें हम स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा शोर मचाते हैं, बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कुछ ऐसे टेस्ट, वो आप उस समय कर सकते हैं जब आप अपने आप को बिल्कुल भला चंगा मानते हैं, मतलब आप जब बिल्कुल नॉर्मल हैं, उनमें आप कुछ ऐसे टेस्ट करते हैं जिससे आप स्तन कैंसर अगर हो रहा है तो उसको आप जल्दी पकड़ पाते, इससे पहले कि आपको सिम्टम्स मिले या आपको लक्षण मिले। इन स्क्रीनिंग टेस्ट में ये हर महिला को अपने स्क्रीनिंग टेस्ट ज़रूर करने चाहिए। इन स्क्रीनिंग टेस्ट के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। सबसे पहला हम कहते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। 20 साल से ऊपर, 21 साल से ऊपर की हर महिला को महीने में एक बार, हर महीने अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा हर 30 साल से ऊपर की महिला को क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए। क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब है डॉक्टरी जांच। आपके जो भी डॉक्टर है, अगर आप 30 साल से ऊपर है, आपको अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पर अपना शरीर का जांच करवाना चाहिए, ताकि कोई ऐसी गांठ या कोई ऐसा कैंसर जैसे कोई चीज़ आपके शरीर में पनप तो नहीं रही। और तीसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं मैमोग्राफी। मैमोग्राफी यानी कि सिंपल एक्सरेज ऑफ द ब्रेस्ट, आपके स्तन का एक एक्सरे। मैमोग्राफी एक ऐसी चीज है जो वर्ल्ड वाइड यूज करी जाती है, और इससे पाया गया है कि बहुत सारी मॉर्टेलिटी, जो केसेस पहले एडवांस स्टेज में आते थे, उनको आप पहले वाली स्टेज में पकड़ पाते हैं। तो 40 साल से ऊपर की महिलाओं को नियमित रूप से मैमोग्राफी, अपने ब्रेस्ट का एक्सरे जरूर कराना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा आप ब्रेस्ट कैंसर को ऐसी स्टेज में पकड़ पाओगे जब वो अभी शायद आपके हाथों से गांठ के रूप में अभी नहीं पकड़ा गया, लक्षण होने से पहले। सब आपने मैमोग्राफी की बात की, तो आपने एक एज सर्टेन एज बताया कि 40 साल से ऊपर, तो क्या उससे पहले, क्योंकि हम देखते हैं कि अमूमन भारत में जो एक शादी की उम्र सीमा होती है वो सरकारी अलग है, कई जगहों पर उससे भी कम उम्र में शादी हो जाती है, उसके 24-25 उम्र हम मान के चलते हैं भारत में लड़कियों की शादी होती है, तो क्या उससे पहले ये सेफ नहीं है मैमोग्राफी?
मैमोग्राफी एक्सरे होता है ब्रेस्ट का। 40 के ऊपर क्यों कहा जाता है मैमोग्राफी कराने का? क्योंकि जब आपकी ब्रेस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, जब उसमें फैट टिश्यू ज़्यादा होता है, तो मैमोग्राफी में बहुत सारी गांठें मिस हो सकती है। तो हम ज़्यादातर केसेस में 35-40 के बाद ही मैमोग्राफी बोलते हैं। अगर हम उस उम्र की छोटी महिला, उस उम्र से छोटी महिलाओं में ब्रेस्ट की गांठ को सस्पेक्ट कर रहे हैं या ब्रेस्ट कैंसर को सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो उन केसेस में हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट। जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो जीवन शैली में किस तरीके का बदलाव रखना चाहिए? जैसे आपने कहा, लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आज की डेट में बहुत सारी बीमारियां लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस, लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है और कैंसर भी उससे अछूका नहीं है। कैंसर भी बहुत हद तक लाइफस्टाइल रिलेटेड है एंड स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर। सो अगेन ब्रेस्ट कैंसर में जैसे मैंने कहा, कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स होते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल में होते हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो जीवन शैली में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बीइंग फिजिकली एक्टिव। सो नॉर्मल तरीके से एक एक्टिव लाइफस्टाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में हम आज की डेट पे टर्म यूज करते हैं, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। एक टाइम होता था कि हम सारी की सारी बीमारियां आंख मूंद के बोल सकते थे, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हैं जो तंबाकू की वजह से होती है, स्मोकिंग की वजह से होती है। तो ये नहीं है कि उसकी वजह से नहीं होती, उसकी वजह से तो होती हैं। बट आज की डेट में हम देख रहे हैं बहुत सारी बीमारियां सिटिंग, मतलब आपका व्हाट यू से सेडेंटरी लाइफस्टाइल। जब आप सिर्फ अपना, जो आप ज्यादातर महिलाओं का जो काम है उसमें फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है, हमारा शारीरिक व्यायाम कम होता जा रहा है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल से सिर्फ कैंसर ही नहीं, मतलब ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। एंड कैंसर, स्पेशली स्तन कैंसर, इसके लिए बहुत ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा खान पान, अगर हम बहुत सारे, जैसे हमारे खान पान में बैलेंस डाइट नहीं है, हम बहुत सारा जंक फूड खाते हैं, बहुत सारा प्रिजर्व फूड खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स वाला खाना खाते हैं, एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, अपने वजन को नियमित एक ऑप्टिमम वेट बैलेंस नहीं मेंटेन करते हैं, तो इन सब केसेस से, इन सब चीज़ों से ये लाइफस्टाइल के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमें कैंसर के लिए एट रिस्क बनाते हैं और ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर वो सही टाइम पे उनकी शादी होए, सही टाइम पे बच्चा होए और बच्चों की ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाएं हैं जो आज की डेट पे, जैसे मीनोपॉज वगैरह हो गया या मीनोपॉजल सिम्टम्स वगैरह के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी वगैरह में जाना चाहती है। सो हम अगर नेचर के साथ जितना कम इंटरफेयर करें उतना अच्छा होता है। अगर हम अपने लाइफस्टाइल को इतना फिजिकली एक्टिव करें, एक बैलेंस डाइट खाएं और अपने वेट को मेंटेन करें, तो हम अपने रिस्क फैक्टर को, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। मैम, अब एक सवाल मेरा है उन लोगों के लिए जो या तो ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं, उनके परिचय के लोग, उनके घर के लोग, वो आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके अलग अलग चरण क्या होते हैं, और जैसे अलग अलग कैंसर के स्टेजेस होते हैं, तो इसमें कौन कौन से स्टेजेस, कितने स्टेज होते हैं और हर स्टेज का इलाज किस तरीके से होता है, और किस स्टेज तक को आप लोग मानते हैं कि हाँ अब तक यहाँ तक तो ठीक है, बट इसके बाद थोड़ी दिक्कत हो सकती है? ब्रेस्ट कैंसर के मोटे मोटे रूप से मैं कहूँ तो 4 स्टेजेस तो होती हैं, जैसे ज़्यादातर कैंसर्स की होती हैं। और उसके अलावा जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं हमारे देश में कि ब्रेस्ट कैंसर की स्टेज 0 भी होती है, मतलब टोटल मिला के 5 स्टेजेस होती है। स्टेज 0 जो बिल्कुल अर्ली स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो बिल्कुल शुरुआती होता है, पर उसको भी पकड़ा जा सकता है अगर महिलाएं जानकार हों और अगर महिलाएं अपने स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं, स्क्रीनिंग मैमोग्राफी वगैरह से हम स्टेज 0 के कैंसर को भी पकड़ पाते हैं। अगर, और उसके अलावा फिर बाद में हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और 4 कहते हैं। तो एक होता है ग्रुप, इसको मोटे तौर से अगर हम डिवाइड करें, एक होता है अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर, एक होता है लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर, फिर होता है मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर। जो अर्ली स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, मतलब वो ब्रेस्ट में ही सीमित है, अभी स्तन के टिश्यूज में ही सीमित है, और उन केसेस में जो ट्रीटमेंट होता है, ज़्यादातर केसेस में हम सर्जरी करते हैं और
और जितना अर्ली हम ब्रेस्ट कैंसर को पकड़ पाए उतना अर्ली चांसेस है कि आपकी छोटी सर्जरी हो, इवन आपका ब्रेस्ट रिमूव करने की ज़रूरत ही ना पड़े, सिर्फ ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी हो, सिर्फ हम कैंसर के टुकड़े को ही निकाल पाए, इस तरह की चीज़ें होती है जो इससे कैंसर थोड़ा सा बढ़ता है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरीज में हम ब्रेस्ट के अलावा बगल की गांठों को भी निकालते हैं, और इसके अलावा जैसे जैसे कैंसर की स्टेज बढ़ती है हमें ट्रीटमेंट को और ज़्यादा संपूर्ण करना पड़ता है। आज की डेट में सिस्टमिक थेरेपीज का बहुत ज़्यादा रोल है ब्रेस्ट कैंसर में। जो लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं उसमें सर्जरी भी पहले नहीं करी जाती, पहले सिस्टमिक थेरेपी यानी कीमोथेरेपी वगैरह करा जाता है, जिससे कैंसर की गांठ को कम किया जाता है, उसके फैलने के चांस को थोड़ा कम किया जाता है और फिर उसको एड्रेस किया जाता है, जिसमें कीमोथेरेपीज होती हैं, आपकी टारगेटेड थेरेपीज होती हैं, इम्यूनोथेरेपीज होती हैं। तो इस तरह की आप दवाइयाँ देते हैं, इवन हार्मोनल थेरेपी दे सकते हो, सर्जरी, और इवन बहुत सारे केसेस में आपको सिकाई यानी रेडिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है। जो स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर है या मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर है उनमें ज़्यादातर केसेस में सिस्टमिक थेरेपी का ज़्यादा रोल होता है। तो जो मोटी मोटी जानने की बात है कि ब्रेस्ट कैंसर के हर स्टेज के हिसाब से उसका इलाज अलग है। इसके अलावा वो किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक सारे ब्रेस्ट कैंसर एक जैसे नहीं होते, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट हम उनके मार्कर्स के टेस्ट करते हैं जिसमें हम पाते हैं कि कुछ हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, कुछ मॉलिक्यूल्स उनमें कुछ और टारगेट है, जैसे HER2 पॉजिटिव है या ट्रिपल नेगेटिव। सो दीज आर मेडिकल टर्म्स जो हमें बताती है कि किस टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है, और उस हिसाब से भी इलाज में काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक है मैम, एक और सवाल ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ा हुआ, क्या इसके लिए क्या कोई अलग अलग ऑप्शंस भी हैं, या फिर आपने जो अब तक स्टेप्स बताए वही इनका एक ऑप्शन है? जैसे मैंने बताया कि दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस, ये सारी अलग अलग ऑप्शंस हैं जो ब्रेस्ट कैंसर में करा जा सकता है। आपका सिर्फ ब्रेस्ट कंजर्वेटिव पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट निकाला जाता है या कंप्लीट ब्रेस्ट निकाला जाएगा, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज होती हैं, रेडिएशन होनी है या नहीं होनी है, कीमोथेरेपी होनी है, किस केसेस में टारगेटेड थेरेपी चलनी है, किस में हार्मोनल होना है और किन में इम्यूनोथेरेपी होनी है। सो दीज आर द डिफरेंट ऑप्शंस जो ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं। इन्हीं का परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और ये सीक्वेंस हर केस में अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सी स्टेज का कैंसर है, कौन से टाइप का कैंसर है, उसके पैरामीटर्स क्या है, और उस हिसाब से आपको जो कैंसर विशेषज्ञ है वो उस हिसाब से बताते हैं कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है मैम, एक सवाल और लोगों के जहन में है कि क्या हार्मोनल जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी से ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ता है क्या? मोटा मोटा जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी लेडीज मेनोपॉज के लिए HRT थेरेपी, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे जाती है। मोटा मोटा जानने की ये ज़रूरत है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होता है, इट इज़ अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स, और कुछ तरह के ब्रेस्ट कैंसर हैं जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव होते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग हमें नेचर के साथ जितना कम से कम इंटरफेयर करें। अगर हमारा को मेनोपॉज हो रहा है तो उन छोटे छोटे सिम्टम्स के लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए नहीं जाना चाहिए। स्पेशली जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो प्योर ईस्ट्रोजन बेस्ड है या जिनमें ईस्ट्रोजन की मात्रा ज़्यादा है, वो वाली थेरेपीज से यस थोड़ा बहुत ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क डेफिनेटली बढ़ता है। जो कॉम्बिनेशन थेरेपीज हैं उनमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं बढ़ता, बट जितना हम कम से कम नेचर के साथ इंटरफेयर करें उतना ही बेहतर होता है एक मूल्य। और ठीक है मैम, और जब हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करते हैं तो उसमें एक ये भी आता है कि जेनेटिकल हम बात करते हैं, तो जब हम स्तन कैंसर की बात करते हैं तो इसके मूल्यांकन के लिए, इवेल्युएट करने के लिए क्या जेनेटिकल परीक्षण जो है ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसको? यस, ब्रेस्ट कैंसर के कुछ केसेस जेनेटिक भी हो सकते हैं। जेनेटिक मतलब इनहेरिटेड। कैंसर हमेशा तभी होता है जब आपके जीन्स के लेवल पे कुछ ऑल्ट्रेशंस होती हैं, है ना? बट सारे जेनेटिक चेंजेस हमेशा इनहेरिट होंगे। इनहेरिट मतलब आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर अनफॉर्चुनेटली ऐसे कैंसर में है जिसमें जेनेटिक एलिमेंट, इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस का रोल है, बट
जानने की बात यह है कि इट इज ओनली 10% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स, 10 to 15% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर्स विच आर जेनेटिक इन नेचर ड्यू टू इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशन। इसका मतलब यह है कि ज्यादातर ब्रेस्ट कैंसर्स जो हैं, बाकी 90% जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, वो हमारे लाइफस्टाइल रिलेटेड फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिक इनहेरिटेड जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से नहीं है। कुछ ऐसी म्यूटेशंस होती हैं, स्पेशली जैसे BRCA1 म्यूटेशन, BRCA2 म्यूटेशन, कुछ जेनेटिक जीन्स की म्यूटेशंस होती है जो परिवार में आगे चलती हैं और उन परिवारों में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कुछ कैंसर्स होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इन कैंसर्स का रिस्क है तो आप अपने डॉक्टर को इस बारे में जरूर बताएं ताकि आप के केस में आपकी जेनेटिक म्यूटेशंस भी टेस्ट हो पाए। मैम, अब क्योंकि थोड़ा वक्त कम है तो मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी कुछ सवाल हैं जिनका जवाब दे दीजिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराने से क्या कैंसर का खतरा कम हो सकता है, या जो लोग नहीं करवाते हैं वो ज्यादा उस खतरे में है? डेफिनेटली ये प्रूवन फैक्ट है कि अगर हम स्तनपान कराते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो हमारा ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम होता है। ये और एक और सवाल है, क्या ये हम अब तक हमने सिर्फ महिलाओं के नज़रिए से बात की, क्या मेल्स में भी स्तन कैंसर हो सकता है, और अगर है तो मेल्स में क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं? सो यस, 1% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स कैन अकर इन मेल्स ऑल्सो। पुरुषों में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है और पुरुषों के भी सिम्टम्स बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे महिलाओं के होते हैं। एक गांठ या स्किन चेंजेस या अल्सर उस तरह से प्रेजेंट करता है। तो पुरुषों को भी ये जानना जरूरी है कि पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। एक और सवाल मैम, गर्भ निरोधक गोलियां सरकार भी इसको बड़ा इंडोर्स करती है, इसका कोई ब्रेस्ट कैंसर से सीधा सीधा संबंध है? सो अगेन, जब भी हम गर्भ निरोधक गोलियां ले रहे हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रहे हैं, तो अगर वो पहले वाली जो गोलियां होती थी जो प्योर ईस्ट्रोजन बेस्ड होती थी, उनमें कैंसर होने के रिस्क ज्यादा होते थे। अगर हम मिक्स लेते हैं जो आजकल की हैं, विच इज अ मिक्सचर ऑफ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इतने उसमें कैंसर होने के रिस्क इतने ज्यादा नहीं है। बट अगेन, जितना हम नेचर के साथ कम इंटरफेयर करें उतना अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, डॉक्टर मीनू वालिया, जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी तमाम सवालों के जवाब दिया। और मुझे उम्मीद है कि जो लोग भी आपको सुनेंगे वो इन्फॉर्म होंगे, क्योंकि आज के तारीख में जो अधिकतर बीमारियां होती है जिससे लोग ग्रसित हो जाते हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, जानकारी के अभाव में होते हैं। तो जानकारी बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी से लोगों को फ़ायदा होगा और कोशिश यही होगी कि जो ग्राफ बढ़ रहा है, जानकारी से उस ग्राफ को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया मैम, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।